नौ दृष्टि इस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी सेक्शन में मार्केट या बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक में बाजार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बाजार के प्रकार, बाजार की शक्तियां या मार्केट फोर्सेस जो डिमांड और सप्लाई की है, गिवन गुड्स, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपूर्ति का नियम। बाजार जैसे सिंपली अगर देखा जाए तो हम बाजार की जब बात करते हैं तो बाजार एक ऐसे स्थल के रूप में पहचानते हैं जहां पर क्रेता और विक्रेता मिलते हैं। क्रेता कुछ चीजें खरीदना चाहता है, विक्रेता कुछ चीजें बेचना चाहता है। दोनों के बीच में प्राइस नेगोशिएशन होता है, मूल्य को लेकर के बार्गेन होता है और दोनों सहमत हो जाते हैं। अगर किसी मूल्य पर क्रेता उतना मूल्य देने के लिए तैयार है, विक्रेता उस मूल्य पर अपना वस्तु देने के लिए तैयार है, तो विलिंगली दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज या सौदा कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बाजार एक ऐसी विनिमय की व्यवस्था है जहां पर क्रेता और विक्रेता के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन के कारकों, शेयर्स इत्यादि का लेन देन होता है। तो ये मोटे तौर पर बाजार को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। पहले के युग में अगर आप देखें तो आप सुने होंगे जैसे अभी सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, कपड़े की मंडी, इस तरीके से अलग अलग मंडियां, पशु बाजार, तो ये फिजिकल प्लेस हुआ करते थे जहां पर ये चीजें घटित होती थी। फिर आप देख रहे हैं मॉल्स का जमाना आया जहां एक ही जगह पर तमाम प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। फिर वो भी एक प्रकार से बाजार हुआ, थोड़ा और डेवलप बाजार हुआ। इसके बाद आप देखते हैं कि जैसे जैसे इंटरनेट की दुनिया डेवलप हुई, एक नई व्यवस्था आ गई जिसको हम कहते हैं ई मार्केट, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बेस्ड मार्केट है, साइबर वर्ल्ड से जुड़ी हुई बाजार है, जहां पर ना तो क्रेता विक्रेता एक दूसरे के सामने होते हैं, बस केवल एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का जो प्लेटफॉर्म होता है, जैसे हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म के रूप में अमेजन हुआ, दूसरा फ्लिपकार्ट हुआ या अलीबाबा, ऐसे तमाम इस समय डेवलप हो चुके हैं, स्नैपडील वगैरह, जहां पर ई कॉमर्स की एक्टिविटीज संपन्न होती है, संपादित की जाती हैं, जहां क्रेता विक्रेता एक दूसरे से आमने सामने नहीं होते हैं बल्कि पीछे बैठे होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उनसे जुड़ते हैं और बिजनेस की क्रियाएं संपन्न होती हैं, लेन देन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बाजार मूलतः क्या है। तो बाजार क्या है? एक एक्सचेंज मैकेनिज्म है, एक्सचेंज मैकेनिज्म यानी विनिमय की व्यवस्था है या विनिमय की प्रणाली है। इस विनिमय की प्रणाली या व्यवस्था में दो फैक्टर्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक तो होते हैं बायर, दूसरा फैक्टर होता है सेलर। बायर वो व्यक्ति है जिसमें जिसको किसी चीज की आवश्यकता है, आकांक्षा है और वो यानी विलिंग है कुछ चीज खरीदने के लिए, और साथ ही साथ उसमें खरीदने की कैपेसिटी है या क्षमता भी है, अर्थात उसके बटुए में उतना पैसा है जितने की उसे जरूरत है। तो ये हो गया बायर पहला पक्ष। दूसरा पक्ष हुआ सेलर वह व्यक्ति है जिसके पास कुछ वस्तु या सेवा या उत्पादन के कारक या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज वगैरह, जिसको हम शेयर वगैरह जैसे कह सकते हैं, शेयर डिवेंचर्स इत्यादि, बेचने का ये आकांक्षी है। दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। आप जानते हैं कि दोनों के बीच एक प्राइस को लेकर के बार्गेन होता है, दोनों आपस में बार्गेन करते हैं और अगर प्राइस पर बायर और सेलर में सहमति बन जाती है तो ये यहां पर सौदा या एक्सचेंज का मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। तो ये सारी घटनाएं जहां घटित होती हैं, परिघटनाएं, उस जगह को हम बाजार कहते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल फॉर्म में हो। तो बाजार होने के लिए हम लोग देख रहे हैं दो लोग, कौन कौन लोग हैं? दो, बायर और सेलर, और उनके इंटरेक्शन में प्राइस को लेकर के उनके बीच में बार्गेन संपन्न हुआ। इस तरीके से सौदा अल्टीमेटली फाइनल होता है। तो बाजार वह जगह है जहां पर वस्तुएं, सेवाएं या मतलब जो भी बेची और खरीदी जाने वाली चीजें बेची जाए उसको हम बाजार कहते हैं। बस आप जानते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाजार की चीजें नहीं होती हैं,
उनका मोल भाव हम नहीं कर सकते हैं बाजार में, जैसे चाहे माँ का प्यार हुआ, या आप जानते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति को नहीं खरीदा जा सकता। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि बाजार, अब हम कितने कैटेगरी में बाजार को बांटेंगे या बाजार के कितने प्रकार होंगे। तो ये बायर और सेलर के नंबर के आधार पर हम बाजार को अलग अलग भागों में, अलग अलग टाइप्स में, प्रकार में बांटते हैं। तो अगला हम लेते हैं बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार या टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट। तो यहां हम लोग देखें, एक तरफ तो हम लेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी बाजार में प्रतिभागी कितने, भाग लेने वाले कितने हैं। दूसरा है बायर या जिसे हम कहते हैं क्रेता, और सेलर या विक्रेता। सेलर या विक्रेता। अब हम लोग देखें, अगर ये 1 है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 1 या 1 है, तो एक क्रेताधिकार की स्थिति है, या क्या कहेंगे इसको, बायर्स मोनो, क्रेता एकाधिकार। क्रेता का क्या होगा, क्रेता एकाधिकार बाजार कहते हैं। इसमें क्या होगा, बायर्स मोनोपोली होगी। बायर्स मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि खरीदने वाला सिर्फ एक है। दूसरा, अगर हम सेलर एक होगा तो हम इसको कहेंगे विक्रेता एकाधिकार। इस स्थिति को कहते हैं बाजार की विक्रेता एकाधिकार, या जिसको कहते हैं सेलर्स मोनोपोली। सेलर्स मोनोपोली। दूसरी स्थिति, सेकंड, इसमें संख्या 2। तो जब दो होता है तो इसमें हम लोग कहेंगे इसे द्विक्रेताधिकार। द्विक्रेताधिकार यानी बायर्स डुओपोली बोलते हैं इसको। बायर्स डुओपोली। इसी प्रकार अगर 2 विक्रेता होंगे सिर्फ तो द्वि विक्रेताधिकार कहेंगे। द्वि विक्रेताधिकार या कहेंगे सेलर्स डुओपोली। सेलर्स डुओपोली इस स्थिति को कहते हैं सेलर्स डुओपोली। इसके बाद हो सकता है 2 से अधिक हो, ऐसी स्थिति जिसमें 2 से अधिक, तो लेकिन फ्यू ही हो, अल्प ही संख्या हो। फ्यू या अल्प संख्या, 2 से अधिक हो लेकिन बहुसंख्या ना हो, तो इसको कहते हैं जो इसमें अल्प क्रेताधिकार, इसको कहेंगे अल्प क्रेताधिकार वाली बाजार।
विक्रेताधिकार, जिसको कहते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, यहां पर अल्प विक्रेताधिकार, अल्प विक्रेताधिकार, या इसको कहेंगे, तो यहाँ ओलिगोपोली ऑफ, बल्कि पूरा टर्म जोड़ेंगे, ओलिगोपोली ऑफ बायर्स, यहां कहेंगे ओलिगोपोली ऑफ सेलर्स। तो ये स्थिति हुई बाजार की अवस्था उस समय कहलाती है, इस नाम से जानी जाती है, जब अल्प हो संख्या। अभी हम लोग इसके डिटेल डिस्कस करेंगे। अगला जो बाजार बनती है, अगर बहुत हो, बहु हो या मेनी हो, अगर मेनी हो यानी बहुसंख्या में हो, दोनों बहुसंख्या में हो, तो कहते हैं पॉलीपोली ऑफ बायर्स। जिसको कहेंगे बहु क्रेताधिकार। बहु क्रेताधिकार, और यहां होगा पॉलीपोली ऑफ सेलर्स, जिसको कहेंगे बहु विक्रेताधिकार। बहु विक्रेताधिकार। अब यहां ध्यान देना है, हम लोग देखिए बाजार में दो पक्ष होते हैं, बायर और सेलर। इसके आधार पर हम बाजार को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला हम लोगों ने देखा कि वन या एक, तो अगर केवल एक खरीदने वाला हो तो किसकी मोनोपोली होगी? बायर्स मोनोपोली होगी। ये बायर्स मोनोपोली या क्रेता एकाधिकार की स्थिति में क्या होगा? हम सभी जानते हैं जब एक खरीदने वाला हो और बेचने वाले अगर एक से ज्यादा हो तो प्राइस का या दाम का निर्धारण कौन करेगा? किसका मनमानीपन थोड़ा ज्यादा चलेगा? कौन अपने पक्ष को ज्यादा प्रभावशाली बना पाएगा? तो हम समझ सकते हैं कि क्रेता की उस समय मोनोपोली या एकाधिकार होगा और वो प्राइस डिसाइड करने में डोमिनेंट रोल प्ले करेगा। जैसे आप ये समझें कि बहुत सारे दुकानदार हों, खरीदने वाला एक पहुंचे बाजार में, तो आप समझ सकते हैं कि सारे उसको बुलाएंगे अपने पास और वो दाम खुद बार्गेन करेगा, नहीं इतने से नहीं, इतने पर हम सामान खरीदेंगे। तो यहाँ पर बायर्स मोनोपोली ऐसी स्थिति में आती है। दूसरी स्थिति बनती है विक्रेता एकाधिकार, सेलर्स मोनोपोली। यह वह स्थिति है बाजार की जब विक्रेता एक होता है और खरीदार बहुतेरे होते हैं। तो बायर के अपर हैंड होते हैं और सेलर के अपर हैंड होते हैं और प्राइस यानी दाम ये निर्धारित करता है, अपने मुंहमांगा दाम लेने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम लोग देखें टेलीकॉम की दुनिया में, तो जब लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार का दूरसंचार विभाग वही हमें टेलीफोन और मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करता था। और उस समय हम समझ सकते हैं कि प्राइसेस बहुत हाई होते थे और जो सर्विस की क्वालिटी थी बहुत लो थी, क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं था, एक ही सेलर था और बाकी लोग तो मजबूरी थी, जो भी बेचे वो खरीदना था। जैसे एक ही बाजार में एक ही बेचने वाला हो तो हमारे पास बार्गेन के कोई ऑप्शन नहीं होते, ना तो हमारे पास अदर ऑप्शन होते हैं, उस उत्पाद के अलग हमारे पास वेरिएंट होते हैं जिसके बारे में हम बार्गेन या बातचीत कर सकें। तो ये स्थिति जो होती है वो बाजार में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। ना तो क्रेता एकाधिकार अच्छा होता है, ना तो विक्रेता एकाधिकार अच्छा होता है। दूसरी स्थिति होती है जिसमें द्विक्रेताधिकार, मतलब जब केवल दो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप देख सकते हैं इन दोनों में से जो स्थिति होगी, यानी क्रेता कम होंगे, दो होंगे, तो इनका
अपर हैंड होगा, और अगर विक्रेता ही दो होंगे तो इनका अपर हैंड होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। तीसरी स्थिति आती है कि संख्या बढ़ी, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं बहुसंख्या नहीं है, और मतलब अगणित संख्या में नहीं है लोग। तो यहां अगर हम लोग देखें अल्प यानी कम लोग जहां पर होते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ओलिगोपोली ऑफ बायर्स। यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर खरीदने वालों की संख्या कम है तो इनके अपर हैंड होंगे, और अगर बेचने वालों की संख्या कम होगी तो इनके अपर हैंड होंगे, यानी प्राइस डिसाइड करने में इनमें से जो स्थिति होगी उनका ज्यादा बड़ा रोल होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ये स्थिति हम आप देख सकते हैं, और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का जो संगठन है जिसको हम कहते हैं ओपेक, और टाइम टू टाइम आप देखते होंगे कि ओपेक की मीटिंग होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि पेट्रोल का दाम कितना रखा जाए, उत्पादन कितना करेंगे। सभी सदस्य आपस में मिल बैठ करके डिसाइड करते हैं। तो जो खुले बाजार की क्रियाएं होती है डिमांड और सप्लाई वाली, वो नहीं काम करती हैं, बल्कि ये निर्धारित करते हैं, क्योंकि अल्प विक्रेता अधिकार की स्थिति प्राप्त है, और यही लोग आपस में जब बढ़िया से संगठित होकर पूरी मार्केट को कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो इसी को कहते हैं कार्टेलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वो एक ऑयल कार्टेल है। कार्टेल का मतलब एक ऐसा ही समूह का संगठन बना जो एक टाइप का उत्पाद बेचते हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, ताकि कोई उसमें से बाहर प्राइस बार्गेन ना कर पाए, यानी प्राइस का सामूहिक निर्णय करते हैं। जो कीमतें होती है वो सामूहिक रूप से निर्धारित किए जाते हैं, तो बाहर के लोग बार्गेन नहीं कर पाते, उनकी अपनी चलती है, जैसे कि ओपेक की चलती है। तो हमने देखा ये कोई भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। आजकल हम लोग देख सकते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में भी इंडिया में ऐसे ही कुछ दिख रहा है। हमारे यहाँ लिमिटेड सर्विस प्रोवाइडर हैं, और आपने देखा कि बीच में जब जियो की एंट्री हुई तो काफी कुछ सस्ती हुई थी, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से इन्होंने आपस में बात विचार विमर्श करके और कीमतें बढ़ा दी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये फ्यू या अल्प की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती है। अब यहाँ कहा जाए मार्केट सबसे हेल्दी मार्केट होती है उस समय जब बहुक्रेताधिकार की स्थिति हो या बहुविक्रेता अधिकार की स्थिति हो। इसमें बड़ी संख्या में खरीदने वाले भी होते हैं और बड़ी संख्या में बेचने वाले होते हैं, और ऐसी स्थिति में खूब प्राइस बार्गेन होता है, और साथ साथ में डिमांड और सप्लाई की जो पावर शक्तियां होती हैं, फोर्सेस होती हैं, वो ज्यादा फ्रीली काम कर पाती हैं, किसी का अपर हैंड नहीं होता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों पक्ष जो हैं डिमांड और सप्लाई के आधार पर जो प्राइसेस का बार्गेन या उसका अपना निर्णय कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में बाजार संतुलन की अवस्था को प्राप्त कर पाती है, यानी कृत्रिम रूप से दाम को कोई घटा बढ़ा नहीं पाता है इस अवस्था में। तो ये सबसे बेस्ट माना जाता है। यानी कहा जाए कि बाजार की कौन सी स्थिति सबसे अच्छी होगी, तो बाजार की यह स्थिति जिसमें बहुक्रेता अधिकार हो, बहुविक्रेता भी हो, ऐसी स्थिति जो है वो बेस्ट मार्केट कंडीशन मानी जाती है। तो यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, आगे लेंगे। अगला है बाजार की शक्तियां। बाजार की शक्तियां या मार्केट फोर्सेस। खुले बाजार में दो शक्तियां काम करती हैं। पहली जो शक्ति है उसको हम कहते हैं, पहली शक्ति होती है मांग, जिसे हम कहते हैं डिमांड, और दूसरी शक्ति होती है आपूर्ति या सप्लाई। तो इनको हम मार्केट फोर्सेस के रूप में देखते हैं, डिमांड और सप्लाई को। डिमांड और सप्लाई, मांग क्या है?
मांग वह स्थिति है, मांग उसे कहते हैं जिस पर एक दिए गए समय में एक निश्चित कीमत पर कितनी मात्रा में वस्तुएं या सेवाएं लोगों द्वारा खरीदी जाएंगी, इसे हम कहते हैं डिमांड या मांग। मांग कौन कर सकता है? तो मांग करने के लिए बहुत जरूरी है कि लोगों में आवश्यकता हो या आकांक्षा हो। उस आवश्यकता या आकांक्षा से उनमें कुछ किसी चीज की चाहत या खरीदने की इच्छा होगी, और खरीदने की इच्छा तभी जो है कार्य रूप में परिणित होगी जब उसके पास में परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति होगी। और क्रय शक्ति के लिए जरूरी है कि उसकी कोई मॉनेटरी इनकम का सोर्स हो। तो ये डिमांड हुआ। डिमांड वही करेगा जिसके पास परचेजिंग पावर है। दूसरा आपूर्ति या सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है वस्तु या सेवा को क्या करना, बाजार तक पहुंचाने का काम करना, यह आपूर्ति। तो आपूर्ति में क्या होता है, आपूर्ति पक्ष जो है इसमें उत्पादक और विक्रेता शामिल होते हैं, और ये अधिकतम लाभ की आकांक्षा में वस्तुओं और सेवाओं को बाजार में पहुंचाते हैं, बाजार में आपूर्ति करते हैं। और साथ ही साथ वो एक जो कहा जाए बार्गेन प्राइस होता है, उसके आधार पर अपने सामान को बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो दो शक्तियां हैं, मांग और आपूर्ति, इनके बीच में कौन सी मैकेनिज्म या क्रियाएं होती हैं। तो डिमांड और सप्लाई ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें, अगर डिमांड अधिक होगी तो सप्लाई क्या की जाएगी, स्वाभाविक रूप से सप्लाई बढ़ाई जाएगी, क्योंकि ज्यादा डिमांड होगा तो स्वाभाविक है कि बेचने वाले को ज्यादा से ज्यादा फायदे मिलने की या लाभ मिलने की आकांक्षा होगी, क्योंकि डिमांड बढ़ने पर स्वाभाविक रूप से कीमतें ज्यादा होती हैं। और ज्यादा कीमतें होने का मतलब जो सप्लायर है या आपूर्ति करता है, ये आपूर्ति करता जिसमें दो लोग शामिल होते हैं, उत्पादक और विक्रेता, जाहिर सी बात है कि इनको ज्यादा प्रॉफिट मिलने की आकांक्षा होगी, और इस नाते वस्तुओं और सेवाओं का सप्लाई ये बढ़ाएंगे। तो डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरेक्ट करते हैं। डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से जो तीसरी चीज पैदा होती है वो है प्राइस, मूल्य। तो हम लोग देखें यहां पर कि एक तरफ मांग है और दूसरी तरफ कौन है, आपूर्ति है। ये दोनों आपस में अंतर क्रिया करती हैं, और एडम स्मिथ का ये कहना रहा, जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, पिता हैं, कि इनमें अगर फ्रीली इंटरेक्शन हो, मतलब स्टेट का हस्तक्षेप ना हो, इंटरवेंशन ना हो, तो प्राइस इक्विलिब्रियम या मूल्य संतुलन की स्थिति पैदा होगी। क्या पैदा होगी, अपने आप मूल्य संतुलन की स्थिति, मतलब मूल्य कहीं आकर के स्थिर हो जाएगा। और ये स्थिति अच्छी मानी जाती है एक फ्री मार्केट या ओपन मार्केट में, और इससे अर्थव्यवस्था का ज्यादा विकास होगा, क्योंकि आप देखिए दोनों पक्ष आपस में प्रॉपरली यानी इकोनॉमिक फोर्सेस यहाँ इंटरेक्ट कर रही हैं, कोई बाहर की चीज नहीं आ रही है। इस नाते रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा और लोगों को एक उचित कीमत पर वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। कहा जाता है कि अगर किसी चीज की डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई जरूर होगी। कहते हैं डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी किसी चीज की मांग होगी तो उसकी आपूर्ति निश्चित रूप से होगी। आप देखते होंगे कई चीजों को जिनकी मांग होती है, सरकार अगर उनकी आपूर्ति को अवरुद्ध करने की कोशिश करती है, जैसे आप कस्टम लगाते हुए सरकार को देखते हैं, सीमा शुल्क लगा देती है सरकार, तो आप देखते होंगे स्मगलिंग होना शुरू हो जाता है। लोग ये देखते हैं कि अगर हम राइट चैनल से, सही चैनल से आएंगे तो चीजों के दाम ज्यादा देने पड़ेंगे कस्टम लगने की वजह से। इस नाते कुछ लोग तस्करी करना शुरू करते हैं, स्मगलिंग करना शुरू करते हैं। स्मगलर्स क्या करते हैं, उसी चीज को कस्टम को इवेट करते हैं, कस्टम को इलाके से बाहर से किसी तरीके से सामान को पहुंचा देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें डिमांड और सप्लाई के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उससे एक मूल्य संतुलन की स्थिति पैदा होती है। अगर मार्केट फ्रीली फंक्शन करने दिया जाए, स्टेट उसके बीच में ना आए।
तो स्टेट किस रूप में आता है? स्टेट या तो सप्लाई को कर्टेल कर सकता है या उन चीजों पर कस्टम लगा सकता है। जैसे कई चीजों की आपूर्ति स्टेट मना कर सकता है। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है कि चीनी माल का बहिष्कार करो, हो सकता है सरकार प्रतिबंधित कर दे तमाम सामान, तो आप समझ सकते हैं कि उसको चोर दरवाजे से लाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अब बिहार में आप देख रहे होंगे कि वहां पर पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी गई है, फिर भी शराब उपलब्ध है, स्मगल होकर के नेबरिंग स्टेट से वहां पहुंच जाती है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें, मतलब इसको स्टेट इंटरवेंशन कहते हैं। स्टेट द्वारा किसी चीज को प्रोहिबिट करना या स्टेट द्वारा कस्टम बैरियर लगाना, और इन दोनों चीजों से प्राइस में डिस्टोर्शन आता है। वही चीज बाहर सस्ती होती है और अंदर महंगी हो जाती है या अनुपलब्ध होती है। जैसे अभी यूपी में खूब बिक रही है शराब और बिहार में नहीं मिल पा रही है खुले रूप में, तो चोर दरवाजे से लोग पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज हम देखें, मांग और आपूर्ति की दोनों शक्तियां बड़ी ही प्रभावशाली होती हैं और ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो तीसरा फैक्टर क्या पैदा होता है? मूल्य पैदा होता है। मूल्य संतुलित तब होगा, मूल्य संतुलन की स्थिति जिसको कहते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, ये स्थिति उस समय पैदा होगी मूल्य संतुलन की जब बाजार की शक्तियां फ्रीली काम करने के लिए छोड़ दी जाएंगी। ऐसा किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। तो इस तरह से इंटरेक्शन इन्हीं के बीच में अगर फ्रीली होता है तो प्राइस इक्विलिब्रियम आएगा। और कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि मार्केट जब इस तरीके से काम करती है तो एक इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ निर्णय में भूमिका निभाता है। और इस तरीके से जो ये इसी का परिणाम होता है कि प्राइस इक्विलिब्रियम आती है। कैसे प्राइस इक्विलिब्रियम आएगी? वो ऐसे आती है कि डिमांड जब बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी? बढ़ाई जाएगी। और सप्लाई बढ़ाने के लिए इकोनॉमी अपने में क्या करेगी? कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, रिसोर्सेज का ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन होगा, तमाम जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्षमताएं उनको बढ़ाया जाएगा, उनको बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरीके से जो जिनकी कमी है, इन्हें डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो धीरे धीरे सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इस तरह से अर्थव्यवस्था का क्या होगा? विस्तार होगा, जीडीपी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का या रोजगार का सृजन होगा, जो कच्चे माल हो गए ना उनका ज्यादा बेहतर से बेहतर इस्तेमाल होगा, और जो हमारे कहा जाए टोटल इकोनॉमी है वो ज्यादा बढ़िया से वाइब्रेंटली वर्क करेगी और उसका एक्सपेंशन होगा। तो ये माना जाता है कि मांग और आपूर्ति की जो शक्तियां हैं उनको फ्रीली काम करने दिया गया तो मूल्य बहुत ऊंचा नहीं रहेगा, एक संतुलन की स्थिति को प्राप्त करेगा। ये भी ध्यान रखना है, अगर मूल्य बहुत तेजी से गिरेगा तो सप्लाई क्या करेगा? फिर रोकेगा, एक लेवल से नीचे नहीं जाएगा। अभी हम लोग आगे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, तब ये चीज समझेंगे। तो यहाँ हमें समझ में आया, यानी मार्केट में दो फोर्सेस या दो शक्तियां काम करती है, कोई तीसरी शक्ति नहीं है बाजार में। ध्यान देने वाली बात है, मांग और आपूर्ति। हमने पीछे बताया मांग उस शक्ति को कहते हैं, मतलब मांग कौन पैदा करता है? मांग वो पैदा करता है, आकांक्षाओं और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए लोग मांग करते हैं, और मांग वही कर सकते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर है और विलिंगनेस भी है, उनमें खरीदना भी चाहते हैं, उनकी इच्छा, उनकी आवश्यकता है, और साथ ही साथ उनमें परचेजिंग पावर तब आता है जब उनके कोई अर्निंग के इकोनॉमिक सोर्स होते हैं। दूसरा आपूर्ति या सप्लाई साइड में एक प्रोड्यूसर होता है जो वस्तु या सेवा का उत्पादक होता है, उत्पादन करके वो बेचना चाहता है, और दूसरा होता है उसको बेचने वाला। तो इसमें आपूर्तिकर्ता में उत्पादक और विक्रेता दोनों शामिल होते हैं, और वो उनकी आकांक्षा होती है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की, और इस उद्देश्य से वो अपना सामान बेचने के लिए तैयार होते हैं। जब उनको वाजिब मूल्य मिलेगा तब बेचेंगे, यानी वो लॉस नहीं बियर करेंगे। इन जनरल सेंस में उनकी आकांक्षा क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट मार्जिन घटने लगेगा तो प्रोडक्शन कम करेंगे वो, अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे।
प्रॉफिट मार्जिन घटेगा तब जब डिमांड कम होगा, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तब जब डिमांड ज्यादा होगा। तो डिमांड और सप्लाई में हम देख सकते हैं एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी ज्यादा डिमांड ज्यादा सप्लाई। अब आते हैं कि इनके नियम क्या होते हैं। तो अगला हम लोग लेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम, जैसा कि हम लोग बात किए कि मांग तब पैदा होती है जब हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं किसी चीज को लेकर के, या तो इच्छा हो, या तो आकांक्षा हो, या आवश्यकता हो। बहुत सारी चीज की नेसेसिटी होती है, नीड होती है, जैसे भोजन, कपड़ा। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हैं। लेकिन लग्जरी आइटम्स जो होती हैं वो हमारी आकांक्षा का प्रतिफलन होता है। तो अगर ऐसे हम बात करें, खाना पीना, घर मकान, ये तमाम चीजें जो हैं ये नेसेसिटी की चीजें हैं। लेकिन बढ़िया लग्जरी कार, ठीक है, बढ़िया घड़ियां, बढ़िया मोबाइल, हैंडसेट, तमाम ऐसी चीजें हैं, आप जानते हैं अनंत हैं ऐसी चीजें जो हमारे, उनके बिना हम ऐसा नहीं कि जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन वो क्या करती हैं, हम हमारे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, या हमको अंदर से एक संतुष्टि देती हैं। तो हमारी आकांक्षाओं की संतुष्टि कर रही होती हैं। तो आवश्यकता और आकांक्षा, आवश्यकता वो है जिनके बिना जीवन चलाना संभव नहीं है या कठिन हो जाएगा, और आकांक्षा वो है जो इससे इतर की इच्छाएं होती हैं, जो हम या तो अपने हम उससे संतुष्टि के लिए लेते हैं, या डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, दिखावे के लिए लेते हैं। तो ये तमाम चीजें होती हैं। अब मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा? कम होगा। और इसके विपरीत अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। मतलब अगर हम लोग देखें, इसमें विपरीत संबंध है, यानी मूल्य और मांग के मध्य विपरीत संबंध है। मूल्य ज्यादा तो डिमांड कम, और मूल्य कम तो डिमांड ज्यादा। तो ये स्थिति जो होती है इसे हम कहते हैं, यही डिमांड का यानी मांग का नियम है। तो मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम ये कहता है कि दिए गए, मतलब जो कंडीशन है वो स्थिर कंडीशन है। जैसे रुचियां ना बदल रही हो, आपूर्ति के जो विकल्प हैं वो ना बदल रहे हो। जैसे आप देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की अब जो डिमांड है बहुत ही कम हो गई है। उसके पीछे क्या कारण रहा? उसके पीछे कारण ये रहा कि कलर टेलीविजन आ गए। अब आप देखिए, शायद ही कोई कंपनी बना रही है ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन। इसी तरीके से आप देखिए, जो एकदम बेसिक वाले फोन, मोबाइल फोन्स आते थे एकदम पहले 2G वाले, अब धीरे धीरे वो भी, हालांकि कुछ लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं उनका जो बहुत ही कम डिमांड हो गई। बहुत ही, अगर देखा जाए तो कंपनियां भी कम बनाने लगी और लोग भी कम इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि उससे बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है। उस पर नहीं बात हो रही है, एक गिवन कंडीशन में आ रहा, मतलब इन चीजों को स्थिर मान लिया जाए चेंजेस को। तो वैसी स्थिति में प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इस स्थिति को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मांग का नियम। अब मांग के नियम का कुछ वो भी है, आप देखेंगे कि इसका कुछ अपवाद भी है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो उल्टी प्रवृत्ति वाली होती हैं। ऐसे जो वस्तुओं को हम कहते हैं गिवन गुड्स। गिवन गुड्स। एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हुए सर रॉबर्ट गिफन।
सर रॉबर्ट गिफेन ने क्या पाया? उन्हें अध्ययनों में पाया कि एक बार आयरलैंड के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा, तो वहां एक आलू की खास वैरायटी होती है जो किचन में ज्यादा डिमांड होती है जिसकी, यानी जैसे कैसे अपने यहाँ आलू है, तो वैसे उस आलू की जब सूखे की अकाल की स्थिति पड़ी तो डिमांड बहुत मतलब बढ़ी, जबकि देखा यह गया कि कीमतें जितने ज्यादा बढ़ रही थी उतने ज्यादा उसकी डिमांड भी बढ़ रही थी। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में हमने भी अपने मोहल्ले में जो सब्जी मंडी वहां पर देखा कि आलू की कीमत जैसे जैसे बढ़ रही थी तो पहले लोग 2 किलो खरीदे, फिर 4 किलो खरीदे, फिर 10-10 किलो खरीद ली, पैनिक होकर के कि कल हो सकता है ये चीज मिले या ना मिले। और जैसा कि हम जानते हैं भारत में सब्जियों का राजा कहा जाता है आलू को, आलू हो तो कई तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसी वस्तुएं जो इसका उल्लंघन करती हैं, गिफेन गुड्स के साथ स्थिति ये होती है कि अगर इसकी प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया, 2 एग्जांपल, एक में आयरलैंड वाला जो स्थिति बनी थी और दूसरी अपने यहाँ यही लॉकडाउन के पीरियड में जब पहले दिन ये आया, प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया कल से लॉकडाउन हो जाएगा, तो लोग दौड़ पड़े। मतलब जितने ऐसी एसेंशियल चीजें थी उसमें से आलू हो चाहे दाल वगैरह की ऐसी कुछ चीजों का आप देखेंगे कि दाम बहुत तेजी से बढ़ा, और जितना तेजी से दाम बढ़ रहा था उतने ज्यादा इनकी डिमांड भी लोग ज्यादा कर रहे थे। तो ऐसी वस्तुओं को गिफेन गुड्स कहते हैं। अब अगर इसका उल्टा हो जाए, इन्हीं वस्तुओं के आगे चल करके जब प्राइस क्या होने लगी, डाउन होने लगी, तो फिर लोग डिमांड भी कम कर दी, कम खरीदने लगे। आलू आप देखेंगे उतना ही खरीदेंगे नॉर्मल कंडीशन में जितने की किचन में आवश्यकता है। ये नहीं कि महीने भर के रखने के लिए महंगी से महंगी कीमतों पर खरीद लें क्योंकि उन्हें ये पता है आगे पता नहीं मिले या ना मिले। तो ऐसी चीजों को हम गिफेन गुड्स कहते हैं जो लॉ डिमांड का जो जनरल लॉ है इसका इसके रिवर्स या उलट इसके विपरीत व्यवहार करती हैं। तो गिफेन गुड्स वो हैं जो, एक चीज ध्यान रखना, लग्जरी चीजें नहीं है, एसेंशियल चीजें ही होती हैं। लग्जरी पर आदमी ये काम नहीं करेगा। एक बार आपने सुना होगा कि नमक के साथ ऐसा हुआ कुछ साल पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद जस्ट बाद में, उसके पहले भी कुछ घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि 200-200 रुपए केजी नमक बिका, साल्ट, खाने वाला साल्ट जो सोडियम क्लोराइड है। आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि लोगों के मन में एक बात आ गई कि कल ये मिले या ना मिले, या इसकी कीमत हो सकता है हमें और ज्यादा देना पड़े। 60-70 से शुरू हुआ अफवाहों के नाते और 200 रुपए केजी तक गया। और जैसा कि आप जानते होंगे, सुने होंगे न्यूज में, दिल्ली के सीलमपुर में एक माल में कुछ चोर घुस जाते हैं और कुछ और नहीं लूट कर चोरी करके ले जाते हैं, नमक की बोरियां ले जाते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसी चीजें किसका एग्जाम्पल है, गिफेन गुड्स का है, जिसमें प्राइस बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड घट जाएगी। ऐसी वस्तुओं को हम गिफेन गुड्स कहते हैं, जो सर रॉबर्ट गिफेन के नाम पर पड़ा। इसका वस्तु का नाम, ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो मांग का नियम है वो ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और दूसरा प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। तो जो वस्तु ऐसे व्यवहार करती है कि कीमतें बढ़ने पर उस वस्तु की डिमांड घटी और कीमतें घटने पर उस चीज की डिमांड बढ़ी, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं लोचशील वस्तुएं, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसी को कहा जाता है। तो अगला हम लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की लोच क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें कीमत यानी प्राइस अगर ऊंचा होता है तो वैसी स्थिति में परिणाम क्या निकलता है, डिमांड उनका यानी मांग क्या हो जाएगी ऐसी स्थिति में, घट
दूसरी स्थिति में कीमत अगर घट रही है तो ऐसी स्थिति में इनकी मांग बढ़ेगी, यानी डिमांड इनका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, जो इस तरीके का नॉर्मल बिहेवियर करती हैं, यानी जिनकी कीमत बढ़ने पर उनकी मांग घट जाती है और जिनकी कीमत कम होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे कई सारी सब्जियां वगैरह जिनके विकल्प होते हैं, तो आप देखते होंगे वो इस तरीके का व्यवहार होता है, ठीक है। जैसे टमाटर भी नॉर्मल प्राइसेस से बहुत ज्यादा हो जाए, 100 रुपए 200 रुपए हो जाए, तो उनकी डिमांड क्या हो जाती है, घटती है। और वही क्या होता है, जब उनके सीजन आते हैं, कीमतें तेजी से गिरती हैं, तो मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, ऐसे वस्तुओं को हम कहते हैं इलास्टिक गुड या लोचशील वस्तुएं। इनको हम कहते हैं लोचशील वस्तुएं, या इन्हें हम कहते हैं इलास्टिक गुड्स। इनके विपरीत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो इतनी इसेंशियल होती है कि कीमत अगर बहुत बढ़ जाती है तो भी लोग उतना ही खरीदेंगे, और कीमत घट गई तो भी उतना ही खरीदेंगे, ठीक है। अब दूसरी वस्तुएं जिनको हम दूसरी कैटेगरी वाली देखें, कुछ वस्तुएं ऐसी हुई जिनमें कीमत यानी प्राइस बढ़ी तो भी जो उनका रिजल्टेंट मांग है वो मांग क्या रहा, स्थिर रहा। क्या रहा मांग, डिमांड स्थिर रहा, यानी उतना ही रहा जितना पीछे था, ठीक है, यानी उसमें कोई कमी बेसी नहीं आई। इसके विपरीत अगर दूसरी स्थिति भी पैदा हो जाए, कीमत या प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए, तो भी ऐसी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, मांग अभी भी क्या है, यानी डिमांड अभी भी स्थिर है, उतना ही है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गैर लोचशील, गैर लोचशील वस्तु। जैसे इसका सर्वोत्तम उदाहरण है नमक, खाने वाला नमक, साल्ट, जो नमक इसका बेस्ट एग्जांपल है। नमक की कीमत अगर बढ़ भी जाए तो भी क्या होगा, मांग उतनी ही होगी, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि हम कीमत देखकर दाल में नमक डालते हैं। तो नमक दाल में डालते समय उसकी एक प्रोपोर्शन या रेशियो देख करके डाला जाता है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो। तो जब मांग घटती बढ़ती है दाम के हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक गुड्स कहते हैं ऐसे वस्तुओं को। और जब चाहे कीमत घटे या बढ़े, मांग स्थिर रहे, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, गैर लोचशील या इनइलास्टिक कहते हैं, इनइलास्टिक गुड्स कहते हैं। तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण है जो किचन सॉल्ट या नमक है, NaCl, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला लेते हैं इसमें टॉपिक। तो यहां समझ में आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये हुआ कि वस्तुओं में लोच का मतलब क्या हुआ, डिमांड कम या डिमांड ज्यादा या डिमांड कम। तो ये स्थिति मांग की लोच कहलाती है। और आप देखेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें कि मांग की लोच काफी ज्यादा होती है और कुछ में क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें। अब नेक्स्ट आते हैं, आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। आपूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई।
जैसा कि हमने पीछे बताया, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक होगा, उत्पादक जो उत्पादन करता है, रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट करता है फिनिश गुड्स में, और दूसरा होता है विक्रेता, यानी प्रोड्यूसर और सेलर। दोनों की क्या आकांक्षा होती है? इनकी आकांक्षा होती है, उत्पादक उत्पादन क्यों करता है, बेचने वाला बेचने के लिए सामान क्यों लाता है, क्योंकि इनकी आकांक्षा होती है, इन दोनों की आकांक्षा होती है, एस्पिरेशन जिसको कहते हैं, आकांक्षा होती है, क्या होती है, अधिकतम लाभ, यानी ये मैक्सिमम प्रॉफिट पाना चाहते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी इनकी आकांक्षा जो होती है, इनके एस्पिरेशंस होते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट पाना। और इसी आकांक्षा से ये क्या करते हैं, इसी आकांक्षा का परिणाम ये होता है कि ये बाजार में वस्तु और सेवा की किसकी सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, वस्तु या सेवा की आपूर्ति करते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि इनकी सबसे बड़ी आकांक्षा क्या, अधिकतम लाभ कमाना। कोई बिजनेस घाटे के लिए नहीं करता। अगर किसी बिजनेसमैन को, यानी अगर वो उत्पादक हो चाहे यानी प्रोड्यूसर या सेलर कोई हो, उसे अगर यह दिख रहा है कि बाजार में मूल्य उनके उत्पाद का अधिक है, यानी प्राइस क्या है इस समय अप है, तो सप्लाई क्या करेगा, सप्लाई बढ़ाएगा, क्योंकि जब मूल्य ज्यादा होगा तभी सप्लाई करने से उसे क्या मिलेगा, अधिकतम लाभ मिलेगा। और इस नाते इसकी कोशिश ये होगी कि इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करे, अपने बिजनेस को चमकाए। दूसरी स्थिति बनेगी, ऐसी स्थिति में जब मूल्य कम होंगे, यानी प्राइस क्या होगा, कम होगा, तो ऐसी स्थिति में उत्पादक या विक्रेता जो है वो अपनी सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि वो घाटा यानी हानि उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसको हम कहते हैं आपूर्ति का नियम। आपूर्ति के नियम में आपने देखा, मूल्य बढ़ने पर सप्लाई बढ़ेगी और मूल्य घटने पर सप्लाई घटेगी, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष संबंध किससे है, लाभ से है, प्रत्यक्ष संबंध। हम लोग ये भी ध्यान दें, पीछे हमने जैसा कहा भी था आपसे कि अगर किसी चीज की डिमांड होगी तो उसकी सप्लाई होगी, चाहे वो लीगली हो या इलीगली हो, अगर लोगों की आदत नहीं बदल जाती है तो। यानी शराबबंदी करने के साथ आप देखेंगे कि डिमांड में कमी तो आएगी, लेकिन डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि तुरंत लोगों की आदतें नहीं बदल जाती हैं। लोग गलत, मतलब जो चोर बाजार के रास्ते हैं या स्मगलिंग के रास्ते हैं, उनसे सामान खरीदने की कोशिश करेंगे, ब्लैक मार्केट में खरीदेंगे जहां ज्यादा हाई प्राइस देने के लिए तैयार रहेंगे। इसी नाते कहा जाता है डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। और आप ये भी ध्यान रखें, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, और ऐसी स्थिति में सप्लाई करने वाला ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेगा। और जब सप्लाई बढ़ेगी तो आप जानते हैं किसी चीज की, मान लीजिए मार्कर अगर इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो आज डिमांड बढ़ जाती है तो आज इसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी, इसमें कुछ टाइम इंटरवल लगेगा इसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप जानते हैं अगर 1000 यूनिट की कैपेसिटी किसी प्लांट की होगी तो उसको 1500 या 2000 करने के लिए उसके पूरे सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा, उसको कई सारी मशीनों को बदलना पड़ेगा, नई कैपेसिटी लाना पड़ेगा, इसमें काफी टाइम लग जाता है। उसके लिए तमाम आधारभूत संरचना, रॉ मटेरियल का जो सप्लाई है चेन, उसको उससे डिमांड, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं। तो जो आपूर्ति पक्ष है इकोनॉमी का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष है। आप जानते हैं अगर आपूर्ति पक्ष से समस्या होगी तो हमेशा बाजार में क्या होगी, सप्लाई कम होगी, और सप्लाई कम होने के नाते मूल्य हमेशा क्या होंगे, ऊंचे होंगे। आप इस स्थिति को देख सकते हैं, भारत जैसे देशों में आपूर्ति पक्ष की समस्या ज्यादा है सप्लाई साइड की। जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब वहां पढ़ेंगे हम लोग सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के बारे में। सप्लाई साइड पहले जो शुरुआती समय में
मुद्रास्फीति, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी महंगाई, जिसको आप सीधे तौर पर यहाँ समझ सकते हैं, उस पर नियंत्रण रखने के लिए मांग पक्ष, डिमांड साइड को प्रभावित करने की ज्यादा कोशिश की जा रही थी। लेकिन 1950 के दशक के बाद जब सर लॉफेयर जैसे इकोनॉमिस्ट आए तो उन्होंने कहा नहीं, असल में समस्या तो कहां पर है, आपूर्ति पक्ष में। और अगर आपूर्ति पक्ष पर हम काम करके सप्लाई बढ़ाते हैं, यानी सप्लाई तब ज्यादा बढ़ेगी जब उत्पादक ज्यादा उत्पादन करेगा, तब सेलर को ज्यादा से ज्यादा सामान मिलेगा और वो बाजार तक ला पाएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए हमें तमाम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें हैं वहां हमको सुदृढ़ीकरण करना होता है, एक्सपेंशन करना होता है, एडवांसमेंट करना होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना होता है, रिसर्च करने होते हैं आगे फर्दर कैपेसिटी बिल्डअप करने के लिए, इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस बनाने की कोशिश करनी होती है। तो इस नाते कहते हैं आपूर्ति साइड से ही अल्टीमेटली प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है इन्फ्लेशन या महंगाई की। तो इन तमाम चीजों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन वाला टॉपिक लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आती है कोई चीज तो आप कमेंट पे लिखिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जहां भी आपको कुछ क्वेरीज हो, कोई ऐसी दिक्कतें आए तो आप कमेंट किया करिए नवदृष्टि के साइट पर, हम उसको रिप्लाई करेंगे जहां तक संभव हो पाएगा चीजों को। तो आप ये जरूर करिए और साथ ही साथ आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करें, शेयर करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब कराएं ताकि हमारी पहुंच भी थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। ठीक है, धन्यवाद। आज यहीं तक।